अच्छा भाई, शांति बनाए। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? कुछ होमवर्क दिया था हमने? अच्छा, तो आप लोग करके आए एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 के दोनों हिस्से, क्योंकि अच्छा समय था आपके पास पूरा संडे वनडे, अच्छे से यूज कर लिया आपने। अच्छा देखो, एक साथ एग्जाम के सवाल करते हैं ना, तो इससे हमें एक एनालिसिस मिलता है। अच्छा, जैसे कोई कभी किया कोई कभी किया तो भूल जाते हैं। एक साथ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो अपन को एक वैरायटी, एक व्यू, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलता है। और उसको नोट करना चाहिए कि क्या इनमें कॉमन बात थी, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या मुझे तैयारी करनी है। क्योंकि एग्जाम अपना लक्ष्य है, और एग्जाम के क्वेश्चन वो फुटप्रिंट्स हैं जिससे लोग गए हैं। इनको सही करके लोग कॉलेज में चले गए, तो वो वाले क्वेश्चन, वही कदम ताल हमारे को भी आनी चाहिए। तो हम जो पढ़ रहे हैं या जो हमें पढ़ाया जा रहा है, उसमें से मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, वो उसको करने योग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वाली चीज जज करनी चाहिए, है ना। और उनमें से जैसे हमने बहुत सारी बातें बताई, तो कोई बच्चा सोचता है ये इंपॉर्टेंट लगता है, पर देखा कि इसका कोई खास यूज नहीं हुआ, पर इस बात का बहुत यूज हो गया। तो वो जिसका ज्यादा बार आ गया है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए एक्सरसाइज 3, और उसके पार्ट 1 से शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 के पहले 10 क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या? फिर 11 से लेके 20 तक 20, 16। भाई 10 के बाद बोलना है। 16 नंबर का क्वेश्चन, 16। तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का 16वां सवाल। तो अब ये बताओ कि किस किस से हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि इनसे हो गया है। ठीक है, तब जिनसे नहीं हुआ वो पूछ रहे हैं, देखें जरा वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है कि चार्ज शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज टोटल चार्ज क्यू एंड गिवन फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस at height h of height h and radius r, with its center same as that of the shell. Here the center of the cylinder is a point on the axis of this and equidistant from the top and the bottom. ठीक है, तो ये तो हो गया स्फेयर, और एक हो गया सिलेंडर। भाई ऐसा हो सकता है कि ये तो सिलेंडर छोटा बड़ा हो, है ना। कुछ पढ़ने से पता लगेगा कि क्या हो रहा है केस वाइज। ये सिलेंडर तो हो गया गॉसियन सरफेस, है ना। और इस पे टोटल क्यू चार्ज है, जैसा कि हमें बताया गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो इसका हाइट है, अगर वो 2r से ऊंचा है और r की वैल्यू 4r/5 है, तो फ्लक्स इतना होगा। तो अब अपन इसके बारे में चेक करते हैं। हाइट की वैल्यू 2r से ज्यादा है, यानी हाइट तो ये होती है ना, ये हाइट जो है वो 2r से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2r। पूरी हाइट है क्या? ओके।
तो फिर ये आर इधर हो गया, आर इधर हो गया, आर प्लस और आर प्लस, आर से ज्यादा, ये बाहर आके ये डायग्राम उसके लिए फिट हो रहा है, जो मैंने कहा ना उसके लिए एकदम फिट डायग्राम बन रहा है। अब इसकी रेडियस के संबंध में हमें ये बताया गया कि ये जो रेडियस है वो, ये तो कैपिटल आर है, ये तो कैपिटल आर है, ये वाली रेडियस, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो साइन थीटा आर अपॉन आर, तो 4/5 हो गया। साइन थीटा 4/5 माने थीटा 53, 53 डिग्री हमको पता लग गया। तो हमें एक सॉलिड स्फीयर में से 53 डिग्री इस तरफ आ गया, 53, 53। ठीक है, अब इसके अंदर क्यू इनसाइड अपन को बताना है, यही बताना है ना टोटल, कि इसके अंदर क्यू इनसाइड कितना होगा। तो ये एंगल 53 हमको पता हो गया, तो अब हम ये बता सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालें, टाइम खराब होगा उसमें, तो वॉल्यूम निकालने में टाइम खराब करेंगे। अपन को टोटल क्यू चार्ज और टोटल फ्लक्स फाई दे रखा है, फाई की वैल्यू के टर्म्स में निकालना है। अब इसमें ये आ रहा है कि ये वाला वॉल्यूम निकालना पड़ेगा यूं, ये जो पूरा है, एरिया का तो फॉर्मूला है, पर वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्या आपके पास? ओके, शेल है क्या? भला हो भला हो, डर गया था मैं इनका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वो तो मैं निकालता, फिर मुझे रास्ता तो लंबा ही था, है ना। अच्छा है आपने बता दिया मुझे, शेल दिया हुआ है, शेल दिया हुआ है तो फिर तो हम निकाल लेंगे, एरिया तो चाहिए वाला, इसका तो फॉर्मूला रटा हुआ हमारा 2πr² 1 - cos थीटा, है ना। तो 2πr² 1 - cos थीटा से आपको ये एरिया मिल जाएगा, इसका डबल कर लेंगे, टोटल एरिया 4πr² में क्यू है, तो इतना में कितना है निकल जाएगा। तो इस तरह से 16 हो जाएगा, फिर <<2r करेंगे तो फिर भी हो जाएगा, <<2r करोगे तो सिलेंडर अंदर ही चला गया पूरा ही, तो क्यू तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं, है ना, फिर तो क्यू उसमें आएगा ही नहीं, रेडियस पे डिपेंड करेगा। <<2r हो गया और फिर हाइट रेडियस कम हो जाएगी, हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा, मतलब हो जाएगा ना 16, केस चेक करना है बस। क्या 15 कह रहे हो, क्या कह रहे हो बोलो, कहो कुछ, 15 के बारे में बताओ भी कुछ, ये समझाने वाला भी ध्यान से सुनना है, क्या कहने वाला है। इसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया पर इससे हुआ नहीं, तो अब देखते हैं कितना अच्छा अटेम्प्ट किया। एक थिन शेल दे रखी है, ठीक है आगे बोलो, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक बात है, सरफेस का पोटेंशियल दिया हुआ उसका, इसमें एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है, उसका एरिया दे रखा है, तो कौन सी बातें सत्य है, यही पूछा ना। तो अपन ने पिछली क्लास में ऐसा कुछ किया था जो तुम जानते हो, जो तुम बताने वाले हो, कि अगर हमने एक छोटा सा हिस्सा इसका अलग कर दिया ऐसे, तो इसकी वजह से, अच्छा बताओ कि
इसका चार्ज कितना होगा छोटे एरिया वाले का? स्मॉल क्यू मान लेते हैं इसका चार्ज कितना होगा? टोटल का चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन 4 पाई r² इंटू इसका एरिया अल्फा टाइम्स 4 पाई r²। ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसका चार्ज हो गया अल्फा क्यू। ठीक है, पूरे का क्यू तो इस छोटे का अल्फा क्यू, तो इस बचे हुए का कितना क्यू? इस बचे वाले का कितना क्यू? क्यू इंटू 1 - अल्फा, और इस ढक्कन का अल्फा क्यू, है ना? इतना तो कर ही लिया होगा। अब बताओ कि दिक्कत क्या आ गई? पहला स्टेटमेंट में दिक्कत आ रही, पहले में दिक्कत आ रही। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट r/2 फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल, है ना? सेंटर पे जो पोटेंशियल है और सेंटर से यहां पर जो पोटेंशियल है, ठीक है, सेंटर पे जो पोटेंशियल है और सेंटर से r/2 दूरी पर जो पोटेंशियल है उसका हिसाब चाहिए। किसकी वजह से चाहिए बताओ? अच्छा, होल तो हटा लिए, जो सामने उसी की वजह से चाहिए। ठीक है, इसी की वजह से चाहिए। तो अब बताओ कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? हाँ, ये जो आपके पास ये जो दिखाई दे रही है ना, ये इसी का पूछा है। ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? इतना सीधा सवाल पूछा है, सवाल तो समझ में आएगा ना? क्या सवाल पूछा है? किसका? ये जो बचा हुआ है इसका, इसका पोटेंशियल सेंटर पे पूछा है, तो कितना बताओगे? हाँ, k/r। क्यू की जगह 1 - अल्फा है, आर की जगह कितना सीधा तो है, जितना चार्ज है k/r होता है फॉर्मूला। तो सेंटर का लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है? सेंटर का तो आसानी से आ गया। अब बताओ r/2 का कैसे लिखोगे? इसकी वजह से है। हाँ, r/2, पॉइंट इज एट r/2। यहां लिखना है, अब उस होलो का यहां पे लिखना है, जो कि यहां पर r/2 है, उसको अपन पॉइंट वॉइंट का नाम रखा है कुछ क्या? कोई पॉइंट का नाम रख लेते हैं, वी ए नाम है, ए पॉइंट। ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है भाई, कैसे बताओगे? हैं? आर की जगह r/2 रख देंगे। ये कहां से फार्मूला ढूंढ के लाए? ऐसे मन घड़न फार्मूला घड़ दिया? यहां वाले से तो डिस्टेंस तो 3r/2 हो गया। वो तो आर सेंटर इक्वी डिस्टेंट था, इसलिए पहले वाला तो चल गया फॉर्मूला। अभी कहां से ढूंढ के लाए कि वही फॉर्मूला लगा देंगे?
अच्छा, और कौन कौन लिख सकता है? किसी के पास है विचार? देखो ये विद्यार्थी कह रहा है, इसकी बात सुन लेते हैं। सुनना ध्यान से, ये कुछ कह रहा है। अच्छा, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। अधूरे को पूरा करो। कभी कोई चीज अधूरी दी जाती है तो पूरा करने का रीति रिवाज होता है कि इस पे ढक्कन लगाओ भाई, तो मिला करके फिर ये पूरा बनेगा ये ढक्कन सहित। अब ढक्कन सहित वाले का, इसने कहा कि ढक्कन सहित वाले का यहाँ का पोटेंशियल पता है, क्योंकि ढक्कन सहित वाला पूरा हो गया और उसके अंदर तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, तो इसका पोटेंशियल तो KQ/R है ना? यही कह रहे हो? बैठ जाओ, सही कह रहे हो। तो सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल है वही सब जगह पोटेंशियल है। ये स्टेटमेंट किसके लिए? पूरी शेल के लिए। पर ये तो अधूरी शेल है, तो अधूरी शेल के लिए यहां निकालना चाहते हो, तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह हो गया। इसका तो लिख ही सकते हो यहां पर R/2 पर। इसका लिख लोगे, इसका मान लोगे, दोनों का मिला के इसके बराबर होगा। तो इसका लिखेंगे कि इसका चार्ज कितना है? α/Q अपॉन R/2, इसकी वजह से पोटेंशियल, प्लस VA हमें लिखना है, इसकी वजह से पोटेंशियल A पॉइंट पर, इज इक्वल टू KQ/R। तो यहां से VA का वैल्यू आ जाएगा, तो ये 2 पर चला गया, उधर लेके चला गया। KQ/R 1 - 2 α। अब देखो कि IIT के एग्जाम में है ना, ऐसा सवाल आता है। ऐसा सवाल आपने पहले से नहीं कर रखा है, जैसे अपने क्लास नोट्स में नहीं किया ना, बाकी इनडायरेक्टली सारी टेक्नोलॉजी बताई हुई है ना? कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अपन ने आधा आधा जोड़ा भी था, शेल वाला का सवाल किया था ना, जोड़ के भी किया था। तो टेक्नोलॉजी तो सब दे रखी है, पर कौन सी चीज कब यूज होनी है वो एक लिमिटेड टाइम में सोचना पड़ता है। एग्जाम जब देने जाते हैं ना, तो वैसे ही अभी एक विद्यार्थी मिल रहा था कि सर मेरा सेंटर आ गया है ना? घबरा रहा है कि सर थका थका से रहता हूँ, 7 8 घंटे सोता हूँ तो भी थकान मिटती नहीं, है ना? मानसिक थकान हो रही है ना? तो एग्जाम के कुछ दिन पहले ये हालत हो रहा है, फिर एग्जाम टाइम के 3 घंटे वाला टाइम, फिर उसमें घंटी बजती है, फिर टाइम लगता है, तो नॉर्मल तरीके वाला भी सवाल गड़बड़ होने का चांस रहता है। यानी जिन्होंने ज्यादा अच्छा अभ्यास किया होगा, बहुत सारे सवाल किए होंगे, अच्छे से होमवर्क किया होगा, वो घबराहट में गड़बड़ नहीं करेंगे। जो बेईमानी करते हैं, 2 4 सवाल कर लेते हैं, आंसर देख देख के ले आते हैं, अपने आप को खुश करते रहते हैं, थोड़ी बहुत एग्जाम में चीटिंग भी कर लेते हैं। होती क्या चीटिंग? मतलब रिपोर्ट कार्ड सुधार लेते हैं, उनको लास्ट में जाके ना ऐसा होगा कि अब तो पकड़ में आ गए हो, है ना? तो अब देखो ये सवाल अच्छा था, है ना? पोटेंशियल पूछा, फिर ऐसा रूल का यूज करवा लिया। सवाल महंगा भी है, एक एक पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? एक पार्ट इस ए से ए ऑप्शन सॉल्व करना मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया, है ना? फिर बी ऑप्शन सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो एग्जाम में ये भी देखना पड़ता है कि किस एक सवाल के करने से मेरे कितने सवाल चले जाएंगे। मतलब इसके 4 ऑप्शन करूंगा तो मैं कोई 4 सवाल कर सकता हूँ कहीं दूसरी जगह से, और इसके फिर गलत होते हैं -2 भी मिलता है। इसमें कुछ गलत किया तो -2, -1 भी नहीं, -2 देते हैं, ये तो गलत बात है ना? तो अब इसके आगे हो जाएगा क्या, है ना? हो जाएगा। और बताओ भाई, अब 20 नंबर पे आ जाए। 20 देखो 20
देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मतलब एग्जाम जो है, आप कोई भी सवाल देख लो एडवांस का, कुछ नया सिचुएशन लेके आते हैं, डायपोल और स्प्रिंग और पॉइंट चार्ज, है ना, जैसे जोड़ बाकी हमने देखा ही नहीं होगा। तो आपको नए नए नगर में बिठा देते हैं कि आप ढूंढो सड़कें गलियां, करो सवाल, है ना, ऐसा इसका फीलिंग आता है एक अलग तरह का। तो अभी इसमें लिखा है कि एक एंड पर अपन ने डायपोल रखा है और एक का पे अपन ने पॉइंट चार्ज रखा है, नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, यानी कि ये स्प्रिंग, ये है वो स्प्रिंग, इसकी नेचुरल लेंथ तो 0 है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं, इसकी नेचुरल लेंथ तो 0 है, चार्ज बांधने से धक्का मुक्की हो रही है, इसलिए इतना लेंथ आ गया। किसको फिक्स कर रखा है बताओ भाई, ओरिजिन वाले डायपोल वाला पॉइंट फिक्स है, तो यहां से इसको फिक्स कर दिया, ये डायपोल का अपन पी मान लेते हैं और ये क्यू हो गया। तो अब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा 2 kp, अगर इसका लेंथ है l, 2 kp अपॉन एल क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू के स्प्रिंग इंटू एल, है ना। अब कुछ भोले बच्चे एग्जाम में ये दोनों के से के काट देंगे, फिर बोले मेरा गलत हो गया। ऐसा दे रखा है कि कुछ के हुए, ठीक है, ये तो पहले की परिस्थिति हो गई। फिर इसमें लिखा है कि spring gates of length this attains a new equilibrium length on this. If the particle is now displaced by delta L, find the equilibrium position and from the equilibrium release. तो इसका टाइम पीरियड वगैरह हमसे पूछ रहे हैं, बता देंगे क्या है, एसएचएम का सवाल है। डायपोल आ गया, स्प्रिंग आ गया और एसएचएम भी आ ही गया। स्प्रिंग आते ही एसएचएम का मन में वैसे विचार आ जाता है। तो यहां से इसको आपने डेल्टा एल खींचा, ये होता है इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्प्लेस करो फिर नेट फोर्स पता करो, तो नेट फोर्स पता करोगे तो ये आ जाएगा के इंटू एल प्लस डेल्टा एल माइनस 2 kp अपॉन एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब इंटू क्यू, ठीक है। तो अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के इंटू एल प्लस डेल्टा एल माइनस 2 kp क्यू अपॉन एल क्यू 1 प्लस डेल्टा एल बाय एल की पावर -3, बायनोमियल लगा दिया, छोटा चेंजेस है ना, ऐसे कर लेते। नेट के इंटू एल प्लस के इंटू डेल्टा एल माइनस 2 kp क्यू अपॉन एल क्यू माइनस 2 kp क्यू अपॉन एल क्यूब इंटू 3 डेल्टा एल बाय एल, ऐसा आ गया। ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया, ये माइनस का तो एक माइनस था, ओके हो गया। अब के इंटू एल इसके बराबर हो गया, अभी बताते हैं, पहले एक बार देख लो ऐसा फिर बात करते हैं। इससे इसको कट कर दिया, अब यहां से आ गया नेट फोर्स के इंटू डेल्टा एल प्लस
अच्छा ये देखो क्या लिखा ना, 2 kp/L3 KS इंटू एल लिख सकते हैं, K इंटू एल। तो यहां पर आ गया K इंटू एल। थ्री डेल्टा एल अपॉन एल। एल से एल कट गया, 4 के डेल्टा एल आ गया कि 6, हाँ 4 हो गया, 4 के डेल्टा एल। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, SHM आ गया 2 π√m/k। तो उससे टाइम पीरियड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कुछ कहना चाहते हो? डेल्टा एल को, अच्छा अब एक आदमी के पास 100 रुपये 25 पैसे हैं और दूसरे आदमी के पास 100 रुपये हैं, घटाना चाह रहे हैं। कोई कहेगा कि मैं 100 रुपये में 25 पैसे छोड़ देता हूं, घटाने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है 500 से, है ना। तो जो कहेगा कि 100 रुपये 25 पैसे का क्या करना है, 100 रुपये ले लो, 25 पैसे तो 100 के रेस्पेक्ट में छोटे से हैं। फिर 100 में से 100 घटाए तो 0 आ गया, 0 इंटू 500 0 हो गया, है ना। दूसरा कह रहा है कि 100 रुपये 25 पैसे में से 100 घटाएंगे तो 25 पैसे आ गए। 25 पैसे बोले तो 1/4, तो 500 का 1 कुछ तो आ गया ना। 25 पैसे 500 बार हो जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब ये है कि जब दो बराबर किसी क्वांटिटी को घटाया जाता है तो घटाने से पहले अप्रोक्सीमेशन नहीं किया जाता है, अप्रोक्सीमेशन घटाने के बाद होगा, है ना। ठीक है, पहले से ही नेग्लेक्ट नहीं करते, पहले से नेग्लेक्ट कर गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक टर्म लिखा ना बाइनोमियल का, तो कभी दोनों की फर्स्ट टर्म तक कैंसिल हो जाता है, फिर सेकंड टर्म पे डिफरेंस आता है, तो दूसरी वाली टर्म भी लिखनी पड़ती है। अगर मुकाबला पहली 2 टर्म तक बराबर है तो नेक्स्ट बाइनोमियल की टर्म और लिखनी पड़ेगी, वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि वो दूसरी टर्म इसके रेस्पेक्ट में छोटी पड़ रही है, इसी में कुछ बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 20 हो गया। और बताइए 28, 21 में क्या समस्या है? 21 देखो, अब मुझको ये बताओ कि किस किस से हो गया 21 करने वाले लोग? तुम्हारे से हो गया, इधर 3 विद्यार्थी बोल रहे हैं बस, बाकी किसी से हुआ ही नहीं, है ना। कितने लोगों ने प्रयास किया? प्रयास करने वालों की संख्या भी कम ही दिख रही है। किया क्या तुमने भी? हाँ, बस सवाल पढ़ लिया, पढ़ लिया था यूं कह रहे हो? थोड़ा सा कैसे करते हैं? नहीं किया, घबरा रहे हो? अच्छा चलो ये बताओ कि सवाल क्या था, किया तो बाद में देखेंगे। नहीं किया, ठीक है। नहीं करने वालों के पास तो 1 साल और भी है, उनको क्या है कि 1 साल का पेपर और मिलेगा, अगले साल का भी मिल जाएगा, है ना। अभी देखो इसको कैसे करेंगे। 2 लार्ज सर्कुलर डिस्क दे रखी है जिनके बीच का डिस्टेंस है 0.01, 0.01 इनके बीच का डिस्टेंस है, और चार्ज ऑयल ड्रॉप को गिराया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है छोटे से होल से।
ये मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, यहां से चार्ज को नीचे गिराया जा रहा है, जिनकी डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब है। तो जो ऑयल ड्रॉप है ऐसे नीचे गिर रही है, तो उनमें इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है ऑयल ड्रॉप की 900 kg पर मीटर क्यूब, 900 kg पर मीटर क्यूब। फिर लिखा है कि once some oil drop achieves terminal velocity, the switch is closed to apply the voltage of this। तो इसमें क्या होता है कि ये किसी एक ड्रॉप को ऊपर से नीचे गिराते हैं और इनके पास एक स्विच भी है यहाँ पर, जिसको ऑन करेंगे तो कुछ होगा, ठीक है। तो स्विच अभी ऑन नहीं किया है, तो ये जो ड्रॉप नीचे गिरेगी तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वेलोसिटी आएगी, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी आ गई इसमें कुछ। अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसका मतलब इस पे एक नीचे की तरफ mg लग रहा है और एक ऊपर लग रहा है 6 पाई ईटा आरवी। विस्कोसिटी चैप्टर में पढ़ा था हमने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, है ना। फोर्स बैलेंस हो गया, तो mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। अब एयर का बायंसी, एयर की तो क्या डेंसिटी है ना, तो उससे तो नेग्लेक्ट करते हैं अपन। अब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 200 वोल्ट का अपन ने सप्लाई दिया, ये है 200 वोल्ट। इसका मतलब इनमें आपस में 200 वोल्ट का है, ये 0 वोल्ट का है, तो ये 200 वोल्ट का हो गया, ठीक है। हम ये जानते हैं कि किसी, ये इनफाइनाइट शीट की तरह है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है 0.01, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 0.01 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200, इसको इधर ले जाएंगे, 200 के आगे 2 जीरो और लग जाएगा 20,000, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 20,000, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 20,000। तो इन्होंने ये कहा कि पहले हमने इसको ऑन नहीं किया, यानी दोनों प्लेट पे चार्ज नहीं आएगा, बैटरी को जोड़ेंगे नहीं तो ये चार्ज नहीं होंगे, चार्ज नहीं होंगे तो फील्ड नहीं होगा, पहले ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये वाली साइड तो प्लस है, ये वाली साइड माइनस है, तो फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, ऐसा होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा है क्वेश्चन में, जब ये पहुंच जाती है टर्मिनल वेलोसिटी पर, स्विच को क्लोज किया जाता है और 200 वोल्ट लगाया जाता है। ऐसा करने से एक ऑयल ड्रॉप जिसका रेडियस इतना है वो वर्टिकली मूव करना बंद कर देती, वर्टिकली मूव करना बंद कर देती है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑन करने से नेगेटिवली चार्ज होगी तो फोर्स ऊपर लग जाएगा। अब इनके पास एक वेलोसिटी आ चुकी है, अब इस पे फोर्स लग गया ऊपर की तरफ E इंटू ई, वो उसकी वेलोसिटी को खत्म कर देता है। अब ये कहना चाहते हैं कि ये अगर रुक गई है ना, रुक जाने के बाद तो इसके उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो वेलोसिटी तो खत्म हो चुकी है। ये जैसे किसी समय जाके जब रुक गई, अभी तो रिटार्ड हो रहा है, इसका मतलब ऐसा होगा कि जब ई की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब उस ड्रॉप के लिए ये इक्वेशन में ऐसा आ जाएगा, ई की बजाय मैं क्यू लिख लेता हूं, है ना, क्यू ई।
चार्ज पता नहीं ना कितना है, Q इंटू ई बराबर mg, क्योंकि v जीरो हो चुका है उसका, तो विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, 6/8 में v जीरो हो गया, तो ऊपर की तरफ Q इंटू ई, नीचे की तरफ mg, बैलेंस हो गया उसी ड्रॉप के लिए, और उसी ड्रॉप के लिए ऐसा हो रहा है। और एक मेरे पास है कि मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पता चल ही चुका है। अब आपको जो भी पता करना है ना, पता कर लेना, क्यों निकालना है आप, है ना, क्यों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। और बताइए भाई, 29, 28, 28 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 28, इन द फिगर द इनर शेडेड रीजन दे रखा है ऐसा, आर ए और आर बी ऐसा रेडियस दिया हुआ। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो रीजन दे रखा है उसका चार्ज डेंसिटी जो है K इंटू आर है, K पॉजिटिव कांस्टेंट है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी K इंटू आर, और दूसरे वाले में ये रो ए हो गया, ये रो बी हो गया, यहाँ पर रो बी K इंटू K अपॉन आर, 2K/r, K इंटू आर उसमें हो गया, 2K/r इसमें हो गया, ऐसा कुछ वेरिएशन वगैरह दे रखा है। Assuming the dimensions are taken care of this, all physical quantities are their SI unit, सब कुछ ऐसा दिया है। आप कह रहे हैं कि RB की वैल्यू अगर √3/2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड B, B के बाहर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो अपन को ये पता है कि B के बाहर क्या होगा, तो KQ टोटल अपॉन R², ये होगी बाहर के किसी पॉइंट पे R ग्रेटर देन RB। दोनों का टोटल चार्ज निकाल लो, पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर लो। हाँ, किसने कहा होलोस्फेयर है, कहाँ दिया हुआ? एक स्फेरिकल शेल जिसकी आउटर रेडियस इतनी है, मोटी शेल है, समझे। फिर उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी, तो समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि शेडेड है बस उतना ही, उसके बाहर भी है, उसका शेड अलग कलर का कर लो, ये दूसरा शेडेड, है ना, ऐसे दो अलग अलग। अब हो जाएगा सवाल, इजी तो क्वेश्चन है, शेल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में 20, क्या 22 में प्रॉब्लम आ रही है बताओ, बनाओ बढ़िया से, हो जाएगा, मेहनत करो, है ना।
फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं है नया। अच्छे से मेहनत करना, कंसंट्रेट करके अच्छे से नींद लो, पहले रिलैक्स होके करो, है ना। होमवर्क अटेम्प्ट करने के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक होना जरूरी है। कुछ बच्चे एक सवाल में उलझ जाएंगे, सारा होमवर्क छूट जाएगा, है ना। छांट करके उस सारे सवाल से गुजर जाओ, फिर उसके बाद टाइम बचाए ना, फिर जिस जिस सवाल को कर सकते हो कर लो। जैसे नारियल फोड़ने जैसा काम होता है ना, कोई नारियल एक बार में फूट जाता है, कोई ऐसा होता है जो बार बार पीटने से भी नहीं फूटता, कोई उसी को लेके बैठा फोड़ रहा है दिन भर, दीवार पे मार रहा है, पत्थर मार रहा है, हथौड़ी मार रहा है, टूट ही नहीं, लोहे का बनाएगा। और जो समझदार होता है ऐसे नारियल को साइड में रखता है, सारे नारियल फोड़ लेता है, उनमें से जो थोड़े मजबूत होते हैं उनको साइड में कर लेता है, जो कच्चे कच्चे पहले तोड़ लेता है, फिर उनमें से देखता है ये आसान लग रहा है, ये तोड़ देता है। यही तरीका होता है पढ़ाई का, है ना। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कोई समस्या है? देखो 29 ऐसा हम कर चुके हैं। एक डिस्क हमको दे रखा है, उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला इन्होंने आगे होके दे रखा है, कहीं भूल जाओ तो। इतनी मदद करते हैं हमारे एग्जाम में। कुछ भोले बच्चे तो फॉर्मूला देख के डर जाते हैं कि ये क्या दे दिया। मदद के लिए एक तो फॉर्मूला दिया, फिर देख के डर रहे हैं। तो ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया ना। एक पॉजिटिव चार्ज को रखा अपन ने इनिशियली रेस्ट पर जेड एक्सिस के ऊपर, जेड बराबर जेड नॉट, ये इसकी जेड एक्सिस है। एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट पे रखा है यहां पर, और ये डिस्टेंस जेड नॉट हो गया। अब इस पर एक फोर्स और लग रहा है नीचे की तरफ। क्या कर रहे हो? तुम तीनों लोग बाहर चले जाओ। बोला ना स्टेटमेंट, फॉलो करो। खड़े हो जाओ, निकलो बाहर। तो ये जो चार्ज पार्टिकल था अपना, जिसको यहां से रिलीज किया है, इसमें अपन को दे रखा है कि इसका चार्ज कितना है, क्यू दिया हुआ। चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू दिया हुआ। इसमें जो मैं कहना चाह रहा था कि फोर्स लग रहा है माइनस सी के, फोर्स वेक्टर जो दे रखा है माइनस सी के। तो ये के कैप की डायरेक्शन तो ऊपर है, तो ये फोर्स तो जैसे एम जी टाइप का फोर्स हो गया, कांस्टेंट फोर्स। तो जैसे किसी पर एम जी लगता है ना, वैसा एक फोर्स लग रहा है सी फोर्स। फोर्स की वैल्यू सी है, यानी एम जी। तो रेस्ट से यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसा ऐसा है, और सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एक बीटा इन्होंने डिफाइन किया क्वेश्चन में, बीटा लिख लेते हैं हम, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में। 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अल्फा क्यू सिग्मा। ठीक है। तो अभी इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। अगर बीटा की वैल्यू 1/4 होगी
तो पार्टिकल ओरिजिन पे आ जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे रेस्ट से आया, अगर वो ओरिजिन पे आ जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ओरिजिन पे अपन v मान लेते हैं, है ना। तो अपन यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो वहां पर, mgh। mg की जगह c हो गया, c इंटू जेड, ऐसे लिख लूंगा। तो मैं लिखूंगा k इनिशियल u इनिशियल k फाइनल u फाइनल। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो इसकी वजह से पोटेंशियल तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट इंटू क्यू, है ना। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, प्लस सी इंटू जेड नॉट, इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, बराबर। जब ये यहां पहुंचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जेड नॉट की जगह 0 रखा तो इंटू आर इंटू क्यू, और हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा लिख दिया ना हाफ एम वी स्क्वायर में। तो अब इसमें आपको कंडीशन दिया है, z की वैल्यू, z नॉट की वैल्यू 25/7 r अगर रखते हो तो पहले z नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ भला हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा शायद, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 25/7, तो 625/49 आर स्क्वायर। क्या करें, हाँ वो तो अभी एक बार जैसे ये अंडर रूट वाला टर्म सही हो जाए ना, 625 प्लस 49 कुछ होता है क्या, ये रूट होता है किसी का। अच्छा अब अपन को क्या सोचना है, मैं बताऊं क्या है, ये v की इक्वेशन है ना हमारे पास, इसको जो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। c को हटाने की जरूरत पड़ेगी, क्यों कह रहे हैं, बीटा की वैल्यू से। हाँ हाँ, यहाँ c को हटाना पड़ेगा क्योंकि घट नहीं रहा है वो। घटने के बाद में आपका जो v आ रहा है ना, अगर v इमेजनरी नहीं आ रहा है क्योंकि v रूट में आ रहा है ना, अगर वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब पहुंच जाएगा। अगर वो सॉल्व करने से अंडर रूट में नेगेटिव आ गया मतलब नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। ऐसे केस में सॉल्व करना है, हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है, सी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर बीटा इक्वल टू 1/4 एंड z इक्वल टू z नॉट इक्वल टू r/√3 पार्टिकल विल रिटर्न बैक टू z बराबर z नॉट। तो z बराबर z नॉट पे वो रिटर्न करेगा जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर इमेजनरी आ जाएगी, जिस पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं ना, तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी पहले ही 0 ही होगी, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं होगा, और फिर वो वापस उलट जाएगा, वापस चला जाएगा ऐसे रुक करके, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं ना। जैसे जैसे ये पास आता जाएगा इस डिस्क का फोर्स बढ़ता जाएगा, है ना। अभी mg ज्यादा होगा इसलिए नीचे आ रहा है ना। फिर बाद में इसका फोर्स ज्यादा होगा तो इसके बाद एक जगह रुक गया फिर वापस चला जाएगा। हो गया ये पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में कोई प्रश्न आपने पूछना है। कितने कुछ हो चुके हैं पहले ही, 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये डायपोल का सवाल है ना, 15 क्वेश्चन। फिफ्टीन क्वेश्चन में दे रखा है कि शोन इन द फिगर इज अ शेल मेड ऑफ कंडक्टर, इट हैज इनर रेडियस a and outer radius b, carries charge q।
इस पर क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज सारा इसके यहां पर आ जाएगा। अब अपन ने इसमें एक डायपोल रख दिया अंदर, तो डायपोल की वजह से यहां पर कुछ माइनस होगा और यहां पर कुछ प्लस होगा, पर नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि डायपोल का चार्ज जीरो है, इसलिए बाहर उसका कोई चार्ज जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये जो डायपोल है इसकी वजह से यहाँ पर माइनस क्यू है, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, और बाहर इसकी वजह से कुछ नहीं पहुंचा है, बाहर सिर्फ टोटल क्यू बचा हुआ। तो अब कुछ बातें हमसे पूछिए ऑप्शन वाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो अंदर वाले तो अंदर ही निपट लेते हैं, और बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो वाला चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो बाहर के पॉइंट पे सिर्फ बाहर वाली सरफेस के चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बाहर वाली सरफेस का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि वो अंदर वालों से इंडिपेंडेंट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर शेल इज जीरो एवरीवेयर, गलत। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर शेल इज यूनिफॉर्म, ये भी गलत। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर शेल डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ये भी गलत। तो जो सही होना था एक ऑप्शन में हो ही गया, बाकी पढ़ने की कहाँ जरूरत। कई बच्चों का अपने कॉन्फिडेंस इतना होता है कि सिंगल करेक्ट वाले में करेक्ट मिलते ही वो पढ़ते ही नहीं दूसरे ऑप्शन, है ना, कि भाई सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है और मैंने करेक्ट ढूंढ लिया है, दूसरे सवाल करूँ ना, हो गया काम। एक ही तो ऑप्शन सही छांटना था, छांटा निकलो आगे दूसरा सवाल करें। अब भरोसा नहीं होता, क्या पता थोड़ा गड़बड़ है, फिर दूसरा पढ़ना पड़ता। और कोई क्वेश्चन? 25, 21, 21, क्वेश्चन 21। इस तरफ है एक्स एक्सिस और इस तरफ है वाई एक्सिस। एक टेबल के ऊपर से चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल यहां पर है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यूई, और इधर लगेगा एम जी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यू, तो चार्ज पार्टिकल जाएगा यू, ऐसे गिर जाएगा स्ट्रेट लाइन में, है। थीटा एंगल कितना है ये पूछ रहे हो? 10 थीटा, क्यूई बाय एम जी, इतने एंगल पे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल में ना, राइट साइड में, तो राइट साइड ही तो लगा है, क्यू इंटू ई। कौन सा फोर्स? पॉजिटिव चार्ज है तो राइट साइड में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट साइड में लगेगा। बताओ क्या है? पॉजिटिव है तो राइट साइड में लगा दिया, है ना। हो गया सवाल। स्ट्रेट लाइन में चलना है इसमें, y बराबर एम एक्स, ठीक है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? 40, 40, 40 में ये अभी छोड़ दे अपन एक बार के लिए, है ना। ये एक अलग ही क्वांटिटी आ गई डी वेक्टर, तो जो अपन बताएंगे आगे, है ना, कैपेसिटर चैप्टर में बताएंगे। 43, 43 पूछ रहे हैं। 43 तो इजी से दिख रहा है सोचने में, देख लेते हैं। एक सॉलिड मेटल का स्फीयर है जिसका चार्ज है क्यू, जो एक कॉन्सेंट्रिक शेल के अंदर रखा है,
जिसका इनर रेडियस है आउटर रेडियस भी है। अप्रोक्सीमेट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर फ्रॉम सेंटर। कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा ऐसा हमसे पूछा गया है। अंदर तो सॉलिड स्फीयर है और ये तो सॉलिड स्फीयर है, फिर शेल है। शेल के बारे में ये नहीं बताया कि वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। दो चार्ज इसको दिया हुआ है क्यू, ये वाली रेडियस ए है और ये वाली रेडियस बी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये कंडक्टिंग नहीं होगा तो सवाल में कुछ मजा ही नहीं आएगा, मतलब होना चाहिए, है ना। अपन तो ऑप्शन वाइज बात करेंगे कि कुछ नॉन कंडक्टिंग की कोई संभावना है कि नहीं। अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो फिर इसके ऊपर जो चार्ज यहां पर आएगा, अभी तो इसमें कंडक्टर में तो माइनस क्यू आ गया और यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, उसमें माइनस क्यू से कम आएगा, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगा कहीं पर भी, यहां पर तो चारों ऑप्शन में से जैसे सेकंड वाला ऑप्शन इसके साथ कंपटीशन में आ सकता है अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो, है ना। अब अपन को कंडक्टिंग के हिसाब से बात करते हैं। कंडक्टिंग होगा तो इस वाले हिस्से में जीरो होगा, है ना, और बाहर पॉइंट चार्ज के जैसा वेरी कर रहा है वैसा होगा। तो पहले जीरो से लेके आर तक जीरो चाहिए, है ना। जीरो से लेके आर तक जीरो है हमारे पास, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में है। फिर इसके बाद में हमें चाहिए इसकी रेडियस, इसके अंदर जीरो, ए से लेके बी तक जीरो। तो ए से लेके बी तक जीरो वाला कौन सा है, तीसरा वाला है, तो वो तो छट जाएगा फिर, है ना। अब सेकंड वाला कब छट सकता है, सेकंड वाला तब छट सकता है जब ये, सेकंड वाला वैसे हो नहीं पाएगा अगर इसको कम भी कर दोगे तो अचानक चेंज आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं था, अच्छा क्वेश्चन नहीं है उस सेंस से, उसको कंडक्टिंग मान के करना है शेल को, है ना। बाहर वाली जो शेल है ना थिक शेल, और हो गए, क्या कहते हो। 73 में, अच्छा 73, आखिरी पेज पे पहुंच गए सीधे हैं। 73 में दे रखा है कि एज शोन इन फिगर ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड at center of conducting spherical shell of inner radius A and outer radius B. The electric field due to Q in three region 1, 2, 3 is given by this. तो अपन ये जानते हैं कि कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका मिला के कुछ होगा, है ना। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, जहां पूछो वहां होगा, सिर्फ उसका पूछा है क्यू का, तो वो तो उतना ही होगा। लाइन उसका नहीं होता है, लाइन रिजल्टेंट का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ना। हाँ वही बोल रहा था, वो जो लाइन होता है वो रिजल्टेंट को बताता है, अकेले का लाइन नहीं बताता है, अकेले का लाइन तो वैसे ही रहता है और वो बीच में से लोगों ने मिटा रखा होता है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लाइन है, सिर्फ इसी की लाइन पूछो तो इसकी लाइन तो सब जगह जाएगी, इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक।
जहां तक संसार है वहां तक जाएगी। अब बीच में कंडक्टर आ जाता है, मान लो कि यहाँ पे कंडक्टर आ गया, तो इस कंडक्टर में क्या होगा कि कुछ लाइनें उल्टी बनेगी, ऐसी अंदर, वो इसको जीरो कर देती हैं, तो हमें वो दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि लाइन खत्म हो गया। तो हम जो देखते हैं वो रिजल्टेंट होता है। हाँ, इसका इसका फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर अनंत तक जाएगा, सामने कुछ भी आ जाए, चट्टान आ जाए, लोहा आ जाए, सब में होगा। बस ये है कि दूसरे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, उनका भी आएगा फिर। ठीक है, हो गया फिर ये, क्या कहते हो, निपटा दिया। डायपोल वाला बचा बचा, सही बात है, वो अब अगली बार निपटाएंगे। ठीक है, तो गौर करने की बात है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो होमवर्क था, अभी बताओ कि ईमानदारी पूर्वक कितने विद्यार्थियों ने इसको पूरा अटेम्प्ट किया, माने मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 5 लोग बच्चे दिख रहे हैं, 5 6 दिख रहे हैं। तो कितना वक्त लगा तुम्हारे को, ये बताओ। 2 दिन लगे, मतलब दिन भर, मतलब ड्यूरेशन, वो फिजिक्स का ड्यूरेशन पूछ रहा हूँ। आधा माने कितने घंटे। हाँ, 8 घंटा दिया, संडे का 8 घंटा दे दिया। ठीक है, और शाम का दे दिया। तो देखो, कुछ बच्चों को पहले से पता रहता है कि मेरे पास होमवर्क ज्यादा है ना, तो मुझे, मेरे पास ये मेरे पास समय है, तो उसको सही से प्लान करना, टाइम टेबल बनाना उसको कहते हैं। जिस दिन जैसा काम आ जाए, फिर इस काम को कब तक कंप्लीट करके देना है, उसकी फिर टाइमिंग सेट करनी होती है कि अब मेरे को इतने घंटे का वक्त है, तो मुझे कहाँ दौड़ना भागना है, क्या करना है। अब लोग संडे तक घूमेंगे शाम को, फिर जाके सोने लगे, हाँ फिजिक्स का होमवर्क था, करना था, दोपहर तक होगा क्या है, सुबह कर लेंगे, है ना, अब तो थक गया हूँ खेल कूद के। तो लास्ट में जाके सुबह उठते हैं, फिर जाके करते हैं, अब रोटी खाऊं, भूख लग गई है, इतने सवाल ही बहुत है, ऐसे करके आते हैं। भाई जो तुम चाहोगे वही तो मिलेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। उतनी सीटों को जो प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो ठीक से दिमाग रखने वाले इतने लोग तो होंगे ही, जितनी सीटें हैं, मेहनत करने वाले, याद रहने वाले। अब उनसे मुकाबला करोगे आराम करके, तो वो थोड़ी हो सकता उन लोगों से। वो तो है कि वो गलती कर जाए तो बच जाए बस, है ना। कई बार लोग अच्छे होकर के भी गलती कर जाते हैं, तो उनकी वजह से किसी को मौका मिल सकता है बस। तो इसलिए सिस्टमेटिक रहें, प्लानिंग के साथ करें, कैसे किया जा सकता है करें। ये भी जीवन में आगे बढ़ने का शिक्षा देता है। कभी किसी दिन काम ज्यादा हो, तो उसे कैसे मैनेज किया जाता है। नहीं, हमारी तो राग वैसी चलेगी, ऐसे ही उठेंगे, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही खाएंगे पिएंगे, होमवर्क कुछ भी दे दो, हम तो 10 सवाल करेंगे बस। तो फिर ऐसे थोड़ी दुनिया चलेगी। जीवन में काम टारगेट के साथ करना होता है, जिस दिन का जो टारगेट वो करूं। एक जानकारी की बात और कहता हूँ कि ये जो मेंस का पेपर है ना, ऑनलाइन में बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन आए वो पूरे नहीं है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी बहुत सारे पड़े हैं। प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी तरफ से, कोई किताब वगैरह लेके, है ना, ऑनलाइन वाली, जिससे आपको सारे क्वेश्चन का सामना हो जाएगा, सामना आएगा कि ओवरऑल पेपर में क्या आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो थोड़े ही सवाल है, तो काफी सवाल मिल जाएंगे। वो आखिरी दिनों में नहीं होंगे, वो रिवीजन के नाम पे नहीं हो पाएंगे। अभी खाली समय जब भी मिलता हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस बहाने रिवाइज भी जाता है। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होता है ना, एडवांस के भी पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो। क्योंकि आपने कंप्लीट कर रखा है, तो ये आखिरी के दिनों में मत डालो, अगर टाइम बच रहा है तो। लोग कहते हैं ना कि ये करूं वो करूं, कम से कम एग्जाम के सवाल तो कर लो, और कुछ ना करो तो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अपनी क्लास में अपन क्या कर रहे थे, ग्रेविटेशन शुरू हो गया था, शुरू करना था।
ग्रेविटेशन। पॉइंट नंबर 1। तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा था, इसको मैं यहाँ पर कंपेयर करके लिख रहा हूँ, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ऐसे लिख रहा हूँ। K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब का स्क्वायर ही ले लेते, R21 कैप। तो यहां पर भी फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 G M1 M2 अपॉन R21 स्क्वायर माइनस R21 कैप। तो दो चार्जेस जो कि हम पॉजिटिव मानते हैं, उन पे लगने वाला फोर्स जो है वो तो रिपल्सिव होता है, पर दो पॉजिटिव मासेस के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो यहां से इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस आ रहा है डायरेक्शन वाइज। प्लस प्लस की चीज होकर के अट्रैक्ट कर रही है ना, मतलब मास प्लस के दोनों, पर चार्जेस के मामले में प्लस प्लस के रिपेल करते हैं। तो ये अपोजिट नेचर की वजह से एक माइनस का फैक्टर आ रहा है जो फॉर्मूले में हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब भी कोई फॉर्मूला बनाए, रिप्लेस करना है हमें के को -G, ग्रेविटी में जाएंगे तो जो भी फॉर्मूले में के लिखा हुआ है उसको -G से रिप्लेस कर देना। इसको 1/4πε लिखा है, तो यहां से 1/ε आया, तो -4πg। तो 1/ε कहीं दिखे तो 4πg से -4πg से रिप्लेस कर देना, और k को -g से रिप्लेस कर देना, फॉर्मूला आ जाएगा। चार्ज को मास से रिप्लेस कर देना, चार्ज जो है उसको मास से हटा देना, चार्ज की जगह मास रख देना, तो जो ऐसा हो गया फॉर्मूला। तो इसमें एक बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, gravitational force is independent of medium,
हालांकि वो हम डिस्कस नहीं करते हैं क्या होता है, कोई इंड्यूस चार्ज जैसा कुछ इसमें नहीं होता यहाँ पर, जैसा कि सब्सटेंस में हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम में अट्रैक्टिव होता है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगता है, वो तो बताई हुई बातें हैं, है ना, पुरानी बातें हैं। इतनी जानकारी बहुत है इसके अंदर। दूसरे पॉइंट पे जाना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 2। देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो वहां भी लगता था, है ना। इसमें और उसमें क्या अंतर है, बस थोड़ी सी बात करता हूँ। एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, और एक मास यहाँ रखा है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स जितना लग रहा है उतना ही लगता रहेगा, पड़ोसी हो ना हो, इसका इस पे लगता रहेगा। फिर टोटल मिला के जोड़ के लिखते थे। अब इसमें क्या होता है कि जो भी वस्तु होती है ना उसमें चार्ज चेंज हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो क्या होता है कि पड़ोसी के आने से चार्ज डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पड़ोसी के आने से मास डिस्टर्ब नहीं हो पाता है ना। कोई कह सकता है कि इलास्ट ऐसे खिंच जाएगा थोड़ा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, है ना। ऐसे करने जाएंगे तो कुछ हो ही जाता होगा, है ना। इतना ज्यादा सोच नहीं रखा है, मतलब हिसाब किताब में नहीं मानते उसको, है ना। इंड्यूस चार्ज जैसी कोई चीज होती है, चार्ज उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आसानी से इधर उधर भाग लेता है, मास ऐसे भीड़ भड़के में रहता है, वो हिल नहीं पाता है, चेंज नहीं हो पाता, जगह नहीं बदल पाता, तो वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा बस। बाकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वैसा रहेगा। अगला पॉइंट जो है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ये कोई मास है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना चाहते हैं, तो यहां पर हम एक मास रखेंगे और उस पर जो लगने वाला फोर्स आएगा, तो ग्रेविटेशन फील्ड Eg इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड at a point due to a system of mass, gravitational field at a point due to a system of mass is equal to gravitational force per unit mass at that point। तो किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, तो इसका यूनिट जो आ जाएगा न्यूटन पर केजी, और न्यूटन पर कूलम था, ये न्यूटन पर केजी हो गया। इसमें फील्ड की जो डायरेक्शन आ गई फोर्स की डायरेक्शन में आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक मास का जो फील्ड है उसी की तरफ डायरेक्टेड है, और एक चार्ज का फील्ड उससे अवे होता है, पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव मास का फील्ड नेगेटिव चार्ज के जैसा है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाया हमने। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पर जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होता है।
अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड पता हो तो हम इसकी सहायता से फोर्स पता कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू m टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, m टाइम्स ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला ऐसा हो गया। क्यू ई टाइप हो गया, बिल्कुल ही सेम टू सेम। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, वहां पर भी ऐसे ही लिखा था। चार्ज से मतलब सिस्टम में तो कुछ भी हो सकता है ना। सिस्टम का है ना, ड्यू टू लिखा है ना, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ मास, इसकी वजह से यहां पर ये मास तो टेस्टर है, टेस्ट करने के लिए है कितना फोर्स लग रहा है, जांच लेते हैं पर यूनिट मास कितना फोर्स आ रहा है, ये नपाने के लिए इसको बुलाया गया कि नापो जरा कितना फील्ड है, क्या भी बताता है। तो वहां रख के देखा, उस पर फोर्स पर यूनिट मास कितना आ रहा है निकाल लिया, वही है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस के बारे में बात हो गई, ऐसा बात आ गया, ग्रेविटेशन फील्ड हो गया। फॉर्मूला बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्यू इंटू ई जैसा है, पर यूनिट इनका अलग है। वो न्यूटन पर कूलम था, ये न्यूटन पर केजी है। ठीक है, डायरेक्शन के संबंध में बात होगी, वेक्टर एडिशन करके कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं ग्रेविटेशन फील्ड वाले, जैसे आपने कोई भी फॉर्मूला याद कर रखा है, कोई भी फॉर्मूला क्या याद कर रखा है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज लेमडा वाला है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2k लेमडा बाय आर। तो लीनियर मास डेंसिटी, अब चार्ज नहीं भाई, चार्ज नहीं, इसका है लेमडा केजी पर मीटर, इसकी वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी तरफ डायरेक्टेड होगा। कितना होगा, 2g लेमडा बाय आर, के की जगह तो जी आ जाएगा। इस प्रकार माइनस जी आएगा, माइनस को डायरेक्शन में ले लिया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा हो माइनस। तो जितने भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद कर रखे हैं उसमें सब जगह माइनस जी लिख देना और इनकी फॉर्मूला लिस्ट लिख लेना। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई ग्रेविटेशन फील्ड, सारे फील्ड हो गए भाई जिसमें इतना टाइम लगाया था, बस इतना बोलते ही कन्वर्ट, कंप्यूटर ऑपरेशन, रिप्लेस के बाय माइनस जी, सारे फॉर्मूले तैयार। तो ग्रेविटेशन फील्ड की बात हो गई, कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, ये तो है ही ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अदर, दूसरों का फील्ड, उसकी वजह से इस पे फोर्स लिखना चाहोगे तो उसका फील्ड यहाँ क्या है और उससे सॉल्व। ठीक है, बात पूरी हो गई इसके अंदर। देखो, तीसरा पॉइंट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला यहां भी लगता है। dv हो गया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, इस फॉर्मूले से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको अपन इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, V2 माइनस V1 माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू R। अगर अपन इंफिनिटी से R क्या करें, 1 से 2 ले लो, यहाँ का भी निकाल लो। ये वही लिखा हुआ इंटीग्रेट करके। और पोटेंशियल का जो हम फॉर्मूला बताते हैं उसको वर्क डन की टर्म में भी बताते हैं, Q इंटू ई के टर्म्स में। तो अगर ये मेरे पास में सिस्टम ऑफ मास है और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बताना चाहते हैं, तो इसको शब्दों में हम ऐसा लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू a system of mass. Gravitational potential at a point due to a system of mass is equal to work done against gravitational field per unit mass during displacement from infinity to that point. तो किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो असलियत में उस पॉइंट पर नहीं होता। एक्चुअल में फील्ड तो एक ऐसी चीज है जो उसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, उसका आसपास के किसी से इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल का संबंध, जब हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, तो एक्चुअल में हम ये बोल रहे हैं कि इंफिनिटी का जीरो माना तो उससे ये इतना ज्यादा है कम है, तो इंफिनिटी से लेके वहां तक के पूरे रास्ते की जानकारी दे रहे हैं। तो जब हम किसी शेल का पोटेंशियल कहते हैं कि शेल का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो इसका मतलब आपको इंफिनिटी से लेकर के उस शेल की सरफेस तक ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है कि 1 कूलम को वहां से यहां तक लाने में 50 जूल का वर्क करना पड़ गया। तो कहा तो जा रहे हैं उस पॉइंट के लिए, इसलिए हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि पोटेंशियल इसका बोल रहे हैं, और ऐसे इतना ज्यादा बोल देते हैं कि हम तो भूल ही जाते हैं कि असलियत में है क्या। जब हमें कोई बता रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है, तो ये अपने आप को समझाना है कि ये इस पॉइंट का नहीं, इस रास्ते में सारा खर्चे का हिसाब है। स्टार्टिंग पॉइंट इंफिनिटी लिया, इंफिनिटी से लेके यहां तक का डिफरेंस है वो। तो उसी तरह से ग्रेविटी के अंदर भी आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और एक और फॉर्मूला बनता है यहां पर सिमिलर टाइप का ही, U बराबर mv, तो V बराबर U बाय m। पोटेंशियल एनर्जी m टाइम्स पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब ये भी वही स्टोरी आएगा कि यहां से लेके वहां तक लाने में यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वही उसका पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, यह लिखा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी फील्ड होगा ना, और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो लिखा है यहाँ पर
V बराबर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी पर यूनिट मास, ये आ गया फ्रॉम इंफिनिटी टू जो भी आर डिस्टेंस वाला पॉइंट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोले तो आगे माइनस लगा दे, पर यूनिट मास। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है नेगेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं उसको, जीरो है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू हो गया, तो यू बाय एम, ये फॉर्मूला यू बाय एम भी बन गया, तो एम यू बराबर एम इंटू वी हो गया, जैसे यू बराबर क्यू इंटू वी था वैसा का वैसा ही फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में भी बात हो गई, बात नोट हो गई। इसके अगले पेज जा रहा हूं। अब जितने भी पोटेंशियल के फॉर्मूले है ना, अच्छा वो भी बता देता हूँ। जैसे एक पॉइंट चार्ज था, उसकी वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर। अगर एक पॉइंट मास है और उसकी वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल लिखना है तो माइनस जी एम बाय आर। अब के को माइनस जी से रखना है ना। देखो इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड वाले केस में तो क्या था कि माइनस साइन डायरेक्शन में चला जाता है, तो कई बार दिखता नहीं है, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर में माइनस नहीं दिखता है, पर पोटेंशियल का माइनस इधर उधर नहीं जा सकता है, वो तो लगाना पड़ेगा, और लोग भूल जाते हैं और उनको फिर माइनस नंबर में मिलता है ना, उनके आंसर नहीं आते, गड़बड़ हो जाती है माइनस साइन की वजह से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूले में माइनस आएगा, माइनस जी एम बाय आर। जो भी फॉर्मूले आपने याद कर रखे हैं सारे पोटेंशियल वाले, सारे वैलिड है, बस ऐसे ही काम करना, काम बन जाएगा। चौथा पॉइंट जो है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये तो हम किसी प्लेनेट के लिए क्या होता है ये बताने जा रहे हैं। ये किसी प्लेनेट का रेडियस आर है, इस प्लेनेट का मास है एम, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है यहाँ से आर डिस्टेंस। तो पहला केस है कि आर ग्रेटर देन आर के लिए पता करते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जी एम बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। अच्छा देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बहुत ही सेम आ गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन फील्ड दोनों के फॉर्मूले एक जैसे आ गए। हमने कहा कि फोर्स डिवाइडेड बाय मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, और हम जानते हैं कि फोर्स डिवाइडेड बाय मास तो एक्सेलरेशन भी होता है। क्या अंतर है फिर, फील्ड और एक्सेलरेशन में क्या अंतर है? दोनों का यूनिट तो बराबर आ रहा है, दोनों का तो फॉर्मूला ही बराबर आ रहा है, क्या अंतर है? नहीं, एक्सेलरेशन तो तब होगा जब वहां पर कोई रखा जाएगा पार्टिकल, पार्टिकल नहीं भी रखोगे तो फील्ड तो होगा, है ना। फील्ड एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फील्ड आंसर एक जैसा आ रहा है, किस्मत की बात है ना, पर दोनों अलग अलग चीज। एक्सेलरेशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है और फील्ड में ऐसा नहीं है ना, फील्ड में ऐसी बात नहीं है। हालांकि हमने ये चीज बताई नहीं कि मूविंग चार्ज का फील्ड कैसा होता है, इस बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है ना, हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था।
तो उसमें आगे की पढ़ाई कहती है कि चलते हुए चार्ज का फील्ड अलग होता है, ठहरे हुए चार्ज का फील्ड अलग होता है, जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं हम, है ना। और मास का फील्ड बदलता है कि नहीं बदलता है ये तो मुझे ही नहीं पता है। अब मेरे मन में अभी भी सवाल आए तो, कि अगर एक मास का ग्रेविटेशन फील्ड है दौड़ने वाले व्यक्ति के लिए भी क्या वही होगा? ऐसा लगता है वही होगा, पर ये हमारे मानने से नहीं होता है ना। क्योंकि दौड़ने से क्या होता है कि आइंस्टीन के फॉर्मूले से लेंथ चेंज हो जाती है ना। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही बदल जाता है, क्योंकि दौड़ रहे हो आप। तो उस फ्रेम में दौड़ते वक्त जब डिस्टेंस ही चेंज हो रहा है, तो फिर वो फॉर्मूला क्या होता होगा? ऐसा गड़बड़ हो रहा है मन में, है ना। ज्यादा ज्ञान की बातें दिक्कत करती, कभी कभी भोलापन ही ज्यादा फायदा करता है। आर ग्रेटर देन आर जो हो गया, जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं आप, इसकी हाइट अगर एच मान लो, तो इस जी का कैलकुलेशन जी एम अपॉन आर प्लस एच, आर प्लस एच का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, जिसको जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। तो जी एट हाइट एच इज इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू 1 प्लस एच बाय आर का पावर -2। ये फॉर्मूला हो गया। सरफेस का जी इक्वल टू में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आर लेस देन आर है, यानी पॉइंट इसके अंदर है कहीं, तो अपन ने सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, उससे फॉर्मूला आ जाएगा जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। वही जो फील्ड का फॉर्मूला है वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये किसी आर डिस्टेंस के ऊपर है, तो आर डिस्टेंस पे आ गया ये, तो छोटा जी एट सरफेस ऐसा आ गया, जी एट सरफेस। अगर कोई इसको डेप्थ की टर्म में लिखना चाहता है कि यहां से इसकी डेप्थ डी है, तो डेप्थ की टर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर आर इज इक्वल टू आर माइनस डी यहां रख देंगे। तो जी एट डेप्थ डी, जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर ऐसा हो जाएगा। डी गहराई पर ये फॉर्मूला आ रहा है। हमें ये पता लगा कि जो जी की वैल्यू है ना, ऐसे सीधी सीधी चेंज होती है, सेंटर पे 0, सरफेस पे 9.8, तो बीच में 4.9 ऐसे आर के प्रोपोर्शनल। आर बाय 4 पे जाएंगे तो जी बाय 4 सेंटर से, तो सीधा साधा एकदम। ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भीतर और बाहर के संबंध में बात हो गई। फोर्स आ गया, पोटेंशियल आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, सब आ गया। ठीक है। अब बस रह गया केपलर के 3 नियम और प्लेनेटरी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जो हम अगली क्लास पढ़ा देंगे। खत्म फिर, है ना। फिर एक और शीट मिल जाएगी होमवर्क करने के लिए। ठीक है, ओके। अब आप लोग क्या करना चाहते हो? अभी हम देंगे डायपोल के सवाल। शीट में जहां भी डायपोल दिखे हमला कर देना, है ना। ऐसे देखो, एक साथ हमला करते हैं ना तो वैरायटी का पता लगता है, पर को लोगों को कहने से क्या करते क्या है ना। लोग ऐसे घूमते फिरते रहते। छांट के सही से उपयोग करो, सारे सवाल को एक साथ करके देखो,
एक जनरल थ्योरी टाइप बन जाता है। ओवरऑल जनरलाइज कर लो। मैं तो कह रहा हूँ फिजिक्स मैंने जो तरीका पकड़ रखा है ना, मैंने तो ये सीखा है कि है ना, एक पर्टिकुलर व्यू निकाल लो फिर भूल जाओ, बस उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया कि जब भी सवाल आएगा पोटेंशियल का आएगा तो ये करना है, पोटेंशियल एनर्जी का ये करना है, फील्ड में ये करना है, इसमें ये करना है, बस रेडीमेड तैयार हो गया सिस्टम। बाकी सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए, इंटीग्रेट करना, एलिमेंट मानना, है ना। क्या एचएलपी वगैरह में कुछ नहीं करोगे क्या? कितने के सवाल है उसमें? टोटल 25 है के डायपोल के? डायपोल के कम ही होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। 5 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एचएलपी के मात्र 5 पहले, ज्यादा नहीं दे रहे, सिर्फ 5 क्वेश्चन, 5 एचएलपी के और डायपोल, ठीक है।